नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। वक्त है सत्याग्रह का। सत्याग्रह की शुरुआत करें टॉप 70 खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 701 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। नागपुर से शिरडी तक 520 किलोमीटर का सफर हुआ आसान। समृद्धि महामार्ग के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी के स्वागत में बजे ढोल। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ढोल बजाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक सुविधाओं वाले नागपुर एम्स का उद्घाटन किया। जुलाई 2017 में उन्होंने ही आधारशिला रखी थी। गाजियाबाद को मिला नया राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान। पीएम मोदी ने वर्चुअली यूनानी चिकित्सा संस्थान का किया उद्घाटन। यूनानी पद्धति से लोगों के इलाज में मदद मिलेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मुझे यकीन है कि 3 संस्थान आयुष हेल्थ केयर व्यवस्था को नई गति देगी। काशी दौरे पर सीएम योगी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, यूपी में हेल्थ सेक्टर में लगातार हो रहा है काम। तकनीक के इस्तेमाल पर ज्यादा से ज्यादा जोर। उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव पर बीजेपी का फोकस। लखनऊ में भाजपा ऑफिस में नेताओं की बैठक। चुनाव की तैयारियों पर मंथन। बाराबंकी में सपा नेता अरविंद कुमार सिंह गोप ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आगामी निकाय चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। गोंडा में नवाबगंज नगर पालिका चुनाव को लेकर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। कहा, हमारे अपने बैनर से हमारी फोटो हटा दे। चुनाव के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। रामपुर उपचुनाव के नतीजों पर मायावती का ट्वीट। लिखा, कहीं ये सपा भाजपा की अंदरूनी मिली भगत का नतीजा तो नहीं। मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने की जरूरत। मायावती के ट्वीट पर अखिलेश ने कहा, उनके बयान पर कुछ नहीं कहना। लक्ष्य भाजपा को प्रदेश से हटाना है। सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। आगजनी मामले में 33 दिनों में दाखिल की गई चार्जशीट। कानपुर पुलिस की जेल में पूछताछ की तैयारी। कानपुर पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े। उनके पास से 3 अलग अलग नामों के फर्जी आधार कार्ड मिले। साथ ही विदेशी करेंसी भी बरामद। मेरठ में बहादुर लड़की का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बाइक सवार लुटेरों से सरेआम भिड़ी लड़की। दादी पोती के कुंडल लूटकर भाग रहे थे लुटेरे। दोनों अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मेरठ के लाल कुर्ती इलाके की वारदात। फतेहपुर में क्रिकेट खेल रहे बच्चों की बॉल पेट्रोल पंप में जाने से पेट्रोल पंप मालिक ने 3 सगे भाइयों को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। फिरोजाबाद में छात्र के सुसाइड के बाद परिजनों समेत कई लोगों ने गांधी पार्क में धरना दिया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग की। लखनऊ में दिन दहाड़े गरीब महिला के घर में घुसकर दबंगों ने तोड़फोड़ की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तो दबंग हुए फरार। अंबेडकर नगर में बेखौफ बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की। हवाई फायरिंग कर फरार हो गए। पिथौरागढ़ का बेस हॉस्पिटल अभी तक संचालित नहीं हो पाया है। बिजली का बिल आया है 49 लाख रुपए। हरदोई में अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 लोगों की मौत। पिहानी जहानी खेड़ा मार्ग पर हादसा। हादसे के बाद पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। सीएम योगी ने हरदोई में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना जाहिर की। चंदौली में नेशनल हाईवे 2 पर मालवाहक का टायर अचानक फट गया। हादसे में 6 से ज्यादा दूधिया घायल हो गए। हाथरस के बरताखास गांव में कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार 9 लोग घायल। मुरादाबाद में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से खड़े ट्रक में लगी आग। कपड़ों के रोल से भरा था ट्रक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कटघर के गुलाबी बाड़ी की घटना। लखनऊ में यूपी परिवहन निगम की चलती बस में अचानक आग लग गई। समय रहते यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गोंडा में जेट्रोफा का फल खाने से 4 बच्चे बीमार। उल्टी दस्त के बाद सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभन जोत में भर्ती कराया गया। बच्चों की हालत खतरे से बाहर। पिपराई अदाई ग्राम पंचायत का मामला। बस्ती के हरैया के मनोरमा नदी में एक शख्स की लाश मिलने से इलाके में सनसनी। पिछले 3 दिन से गायब था युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमरोहा में दिन दहाड़े हुई फायरिंग से इलाके में हड़कंप। हादसे में एक युवक बाल बाल बचा। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही पिस्टल भी बरामद। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया कांड में गवाह प्रभुजीत सिंह के भाई पर हमला। सर्वजीत सिंह पर भी जानलेवा हमला। मुंडन संस्कार समारोह के दौरान हमले की खबर। औरैया में प्रेमी जोड़े ने सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में कॉलेज के लिए निकली बीए की छात्रा 3 दिन से गायब। परेशान परिजनों ने एसपी से की मुलाकात। 2 के खिलाफ नामजद तहरीर।
बेटी के नहीं मिलने पर परिजनों ने गोला कोतवाली को घेर कर प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने आरोपियों पर लगाया छात्रा की अपहरण का आरोप। सुल्तानपुर में पिछले 2 महीने से फरार पुलिस इंस्पेक्टर नीशू तोमर पर 25,000 का इनाम घोषित। फरार पुलिस इंस्पेक्टर के घर के आसपास पोस्टर लगाए गए। सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाए। इंस्पेक्टर नीशू तोमर पर महिला सिपाही ने आरोप लगाया है रेप का। मामले में स्थानीय कोर्ट ने नीशू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। गाजीपुर पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान अपराधी से मुठभेड़। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग। 25,000 का इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। घायल अपराधी जितेंद्र वाराणसी का रहने वाला। कुल 18 मुकदमे कई जिलों में दर्ज हैं, जिसमें वाराणसी, भदोही, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर शामिल है। कानपुर के घाटमपुर में जीएसटी की छापेमारी। अफवाह पर दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। पुलिस ने व्यापारियों से अपील की अफवाहों पर ध्यान न दें। ललितपुर में जीएसटी की टीम छापेमारी को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। कहा छापेमारी से व्यापारियों का शोषण हो रहा है, छापेमारी बंद होनी चाहिए। जेवर में व्यापारियों ने जीएसटी की टीम की रेड का विरोध किया। जमकर नारेबाजी की। छापेमारी नहीं रोकने पर आंदोलन की चेतावनी दी। महोबा में जीएसटी के छापों से व्यापारियों में दहशत का माहौल। आक्रोशित व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। औरैया में भी जीएसटी की छापेमारी के खिलाफ व्यापारियों ने सदर विधायक का घेराव किया। सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। गाजीपुर में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। मिरानपुर सिक्का में अवैध निर्माण। करीब 15 घरों को जमींदोज किया गया। बुलंदशहर में नाले की शिकायत पर सदर विधायक प्रदीप चौधरी मौके पर पहुंचे। नाले की गुणवत्ता जांचने के लिए फावड़ा चलाया। कानपुर के रहमतपुर गांव में जंगल में अंडेनुमा गोले मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोला फोड़ा तो उसमें बाल निकले। आगरा में चंबल नहर का रजवाहा फूटने से किसानों के खेतों में भरा पानी। 10 बीघा फसल डूब गई। किसानों ने मुआवजे की मांग की। सोनभद्र में तालाब की सफाई को लेकर इंडियन ऑयल ने लाखों रुपए का गोलमाल किया। जिलाधिकारी ने मामले की जांच की बात कही है। सहारनपुर में जीएसटी छापेमारी से नाराज व्यापारियों ने पूर्व भाजपा सांसद के घर का घेराव किया। ज्ञापन सौंपा। बरेली में मौलाना बरेलवी ने कहा समान नागरिक संहिता अगर जबरन थोपा गया तो मुसलमान कबूल नहीं करेगा। बागेश्वर में पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रदीप टमटा ने शासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा नशे पर रोक लगाने पर पुलिस विफल है। एआईएमआईएम प्रदेश प्रमुख के बयान पर राज्य मंत्री दानिश आजाद ने पलटवार किया। कहा मुसलमान अब बीजेपी प्रत्याशियों को वोट कर रहा है, ये उनके लिए चिंता का सबब है। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन। सीएम ने फरियाद सुनी, समस्याओं के जल्द निपटारे के निर्देश दिए। वाराणसी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वाराणसी में स्वास्थ्य का संदेश दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वाराणसी में साइकिल चलाई। रुड़की में सीएम धामी ने जीवन दीप आश्रम के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। आश्रम बाल गुरुकुलम का उद्घाटन किया। नेता प्रतिपक्ष ने धामी सरकार पर बड़ा हमला बोला। यशपाल आर्य ने कहा सरकार अपने कार्यकर्ताओं को दायित्व देगी, लेकिन पहले से कर्जे के बोझ तले दबी सरकार पर और भी ज्यादा कर्ज का बोझ पड़ेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। धामी सरकार पर हमला बोला। 2022 में अधिकतर युवाओं ने अपनी नौकरी खो दी। इस वक्त उत्तराखंड की जांच नीतिगत कंफ्यूज है। संत समाज लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ है। भारत से मांग कर रहा है मामले में कठोर कानून बनाए जाए। हरिद्वार पुलिस को 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही कब्जे से चोरी की 10 बाइक्स भी बरामद। हरिद्वार में एक बच्चे के अपहरण मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने बताया ट्यूशन नहीं जाने के लिए बच्चे ने अपहरण की कहानी बनाई थी। पौड़ी में वन पंचायत की भूमि पर वॉच टावर लगाए जाने के लिए वन पंचायत सरपंच को एक प्रस्ताव भेजा। हलाई ग्रामीणों ने वॉच टावर को लेकर विरोध जताया। नेशनल कॉर्बेट पार्क के आसपास कमर्शियल गतिविधि को लेकर उत्तराखंड वन विभाग को एनटीसीए ने नोटिस दिया। विभाग में बड़े व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। अल्मोड़ा में निर्माणाधीन बस अड्डे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रोडवेज प्रशासन का कहना टैक्सी केएमयू की बसों का संचालन इसे लेकर समस्याएं बढ़ेंगी। जोशीमठ के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला समूह को स्थानीय उत्पाद बेचने के लिए बाजार मिला। संजय मार्केट को लेकर लोगों में भारी उत्साह। देहरादून की पीआरडी मुख्यालय के प्रांतीय रक्षक दल का प्रथम स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीआरडी जवानों द्वारा शानदार रैतिक परेड का आयोजन। खटीमा में वन रेंज के कर्मियों ने ग्रामीण को जंगलों में प्लास्टिक और पन्नी नहीं फेंकने के लिए जागरूक किया। साथ ही कार्रवाई की बात कही। अंबेडकर नगर पुलिस ने
नकली पशु आहार बेचने वाले गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 122 बोरी नकली पशु आहार बरामद किए। चक्रवात मेंडोस की वजह से तमिलनाडु में भीषण तबाही। चेन्नई के मरीन बीच पर दिखा तूफान का असर। बीच के पास की दुकानें, पानी वहां तक पहुंचा। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। केवीबी मंडल के कई इलाकों में बाढ़ की संभावना। बड़ी खबर मिल रही है नोएडा के सेक्टर 93 में भीषण आग की खबर। गेज्झा गांव में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी है। आसपास के रिहायशी इलाकों में धुएं का गुबार देखा जा सकता है। दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने है, ये वीडियो आपके सामने है जो गेज्झा गांव में प्लास्टिक का गोदाम और आग लगने के बाद धुएं का गुबार, आग की लपटें देखी जा सकती हैं। नोएडा के सेक्टर 93 से ये आग की तस्वीरें। भीषण आग और गेज्झा गांव में प्लास्टिक की गोदाम में आग के बाद की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव का फैसला आए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन नतीजों को लेकर सियासी रार अभी भी जारी है। मायावती के एक ट्वीट ने फिर से सियासी पारा चढ़ा दिया है। मैनपुरी में सपा और रामपुर में भाजपा की जीत पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार को लेकर सपा और भाजपा पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की जीत हुई है, लेकिन रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर योजना के तहत कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हार हुई है। कहीं ये सब सपा और भाजपा की मिलीभगत के परिणाम तो नहीं? मायावती के इस ट्वीट पर बीजेपी की ओर से प्रहार किया गया है। भूपेंद्र चौधरी ने मिलीभगत के आरोपों को सिरे से खारिज किया है और पूछा है कि मिलीभगत होती तो भाजपा मैनपुरी और खतौली क्यों हारती? हमारी कहीं से कोई मिलीभगत नहीं है। रामपुर हम जीते हैं, खतौली मैनपुरी नहीं जीते। हम लोगों ने कहा उसमें कि जो कमी रही है जानकारी करके समीक्षा करके आगे बढ़ेंगे। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा में उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन कांग्रेस भी उपचुनाव में नहीं उतरी थी। ऐसे में उपचुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और सपा के बीच ही थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के बीच जुबानी जंग जारी है। अब ये मामला चैलेंज तक पहुंच चुका है। पान, गुटखा और वोदका से शुरू हुई लड़ाई अब सियासी अखाड़े तक पहुंच गई है। अखिलेश पर पलटवार करते हुए सुब्रत पाठक ने अब अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे दी है और कहा है कि 2024 के चुनाव में अखिलेश जहां से चुनाव लड़े वो उनके खिलाफ मैदान में खड़े होने को तैयार हैं। कि अखिलेश यादव के खिलाफ आप ही को लड़ाया जाए, वो जहां से भी लड़े, ये कहेंगे आप अपने संगठन? मैं 100% मैं मांग करता हूं कि अखिलेश जी जहां से लड़े मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के पान खैनी वाले बयान पर भी पलटवार किया और अखिलेश को सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत बातों का ध्यान रखने की नसीहत दी। निजी जीवन की चर्चा कभी सार्वजनिक जीवन में होती नहीं है और कुल मिलाकर वो अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो वो समझते क्या है? क्या हम लोग कोई कमजोर लोग हैं क्या? वो ठीक है, वो हमको भी लोकतंत्र में उतनी ताकत है जितनी उनको ताकत है, वो बात अलग है। वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो हम भी सांसद हैं, तो कुल मिला के उनको एक बात समझ लेना चाहिए, ना हम उनसे डरते हैं ना हम उनसे दबते हैं। जाहिर है ये तमाम बयान मैनपुरी उपचुनाव में हार जीत का साइड इफेक्ट है। उम्मीद है कि बयानों की तासीर अभी और तल्ख होगी। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के नेताओं ने लखनऊ में रणनीति को लेकर के मंथन किया। उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में अब बीजेपी का पूरा फोकस है। इसी के मद्देनजर लखनऊ में बीजेपी की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत निकाय चुनाव के प्रभारी और पार्टी के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में मंडलावार और जिलेवार रणनीतियों की रूपरेखा तय की गई। नगर निकाय चुनाव की बात है तो नगर निकाय चुनाव की भी पूरी तैयारी हम लोगों ने की है, संगठनात्मक भी। इधर मैनपुरी और खतौली की जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी भी निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में भी सपा को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास था, है और बढ़ा है। ये चुनाव का परिणाम है और आने वाले समय समाजवादी पार्टी और ताकत के साथ आगे बढ़ी है। दरअसल उपचुनाव में मैनपुरी और खतौली सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। अब भाजपा की कोशिश है कि उपचुनाव की हार का असर नगर निकाय के चुनावों पर न पड़े। इसके लिए भाजपा ने पूरा दमखम लगा रखा है। आइए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं। प्रदेश में कई सालों से 109 डॉक्टर लापता हैं।
ये डॉक्टर कहाँ हैं? इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। करीब 109 डॉक्टर ऐसे हैं जो कई सालों से काम पर ही नहीं गए, यानी प्रदेश में पिछले कई सालों से 109 डॉक्टर लापता हैं। ये सभी डॉक्टर प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में तैनात हैं। उधम सिंह नगर जिले में सबसे ज्यादा 20 डॉक्टर अनुपस्थित हैं। हरिद्वार जिले में 15 डॉक्टरों की कोई जानकारी नहीं है। पौड़ी जिले में 13 डॉक्टर अनुपस्थित हैं। अल्मोड़ा जिले में 12, देहरादून में 10 डॉक्टरों की अनुपस्थिति है। नैनीताल और बागेश्वर जिले में 5 डॉक्टर लापता हैं, तो चंपावत और पिथौरागढ़ में भी 4 डॉक्टर एब्सेंट हैं। टिहरी में 9 डॉक्टर्स की कोई जानकारी नहीं है। वहीं रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में 3 डॉक्टर अनुपस्थित हैं। स्वास्थ्य विभाग में 2856 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 2512 पद पर डॉक्टर कार्यरत हैं और 344 पद रिक्त हैं। जो काफी लंबे समय से नहीं है, उन पर कार्रवाई चल रही है। उनको नोटिस भी प्रेषित किए गए हैं। 109 डॉक्टर की स्वास्थ्य विभाग को तलाश है। स्वास्थ्य विभाग सभी डॉक्टर्स को नोटिस जारी कर चुकी है। संतोषजनक सवाल का जवाब नहीं मिला तो बर्खास्तगी की कार्रवाई भी संभव है। पिथौरागढ़ का बेस अस्पताल अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बिजली का बिल लाखों में आया है। ये अस्पताल पिछले लंबे वक्त से बनकर तैयार है, लेकिन इंतजार इस अस्पताल के शुरू होने का है। अस्पताल में अभी भी किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। अस्पताल बंद पड़ा है, लेकिन बिजली का बिल 49 लाख रुपए आया है। आखिर बिजली का बिल किस बात का आया है 50 लाख रुपया, जब वहाँ पर एक भी पर्ची नहीं कटी है, एक भी मरीज का ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो कौन उस बिजली के बिल को प्रयोग कर रहा है? ये एक बहुत सोचने वाली बात है। अस्पताल में कई ऐसी मशीनें हैं जिन्हें हमेशा बिजली की जरूरत पड़ती है। भले ही मशीनों का लाभ जनता को न मिल पा रहा हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सामने 49 लाख का बिल देने की चुनौती जरूर खड़ी हो गई है। अस्पताल में 22 मई 2020 बिजली का कनेक्शन लगा था। इतना ही नहीं, यहाँ डॉक्टर्स के लिए पद भी स्वीकृत नहीं है। पहले हम 7.5 लाख रुपए पेमेंट कर चुके हैं और वर्तमान में 26 लाख के आसपास हमारे यहाँ पेंडिंग पड़ा है, और इसके लिए हमने सीएम रिलीफ फंड से जो है पैसे देने के लिए लिखा है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का वो जिला है जहां इंटरनेशनल बॉर्डर है। ऐसे में सीमांत जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, इस बात का अंदाजा पिथौरागढ़ के इस अस्पताल से लगाया जा सकता है। तो उधर सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। अंबेडकर नगर में एक बार फिर राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर अंबेडकर नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते नजर आए। कहा कि समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करते हैं। देखिए, हम पूरे उत्तर प्रदेश की विषय में बता दें, समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करते हैं। इतना ही नहीं, मैनपुरी में सपा की जीत पर भी ओपी राजभर ने कटाक्ष किया। राजभर ने कहा कि मैनपुरी में नेताजी के नाम पर वोट पड़े हैं, जबकि भावी राजनीति में शिवपाल यादव की कोई भूमिका नहीं होगी। अब चाचा भतीजा हैं, अब हो सकता है, परिवार कभी भी एक हो सकता है। इनकी भावी राजनीति में शिवपाल की कितनी भूमिका रहेगी? कोई भूमिका नहीं है। आपको बता दें, सुभासपा और सपा ने विधानसभा चुनाव 2022 में मिलकर चुनाव लड़ा। राज्य की 403 सीटों में से 6 सीटों पर सुभासपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में मतभेद होने पर गठबंधन टूट गया। इसके बाद से ही ओपी राजभर अखिलेश यादव के खिलाफ मुखर है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की तैयारी में। एक तरफ तो भाजपा नगर निकाय चुनाव की बाहुबली तैयारी कर रही है, तो वहीं भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष ने झंडा बुलंद कर दिया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि कांग्रेस के साथ खड़े हों, कांग्रेस की मजबूती के साथ आवे। निश्चित तौर से हम आपको अच्छा विकल्प देंगे। नगर निकाय चुनाव में विपक्षी पार्टियां इस प्रयोग को आजमा सकती हैं और यही वजह है कि अजय राय अब ऑफर दे रहे हैं। हालांकि पूर्व मंत्री अजय राय का दावा है कि भाजपा से लोग नाराज हैं और इस चुनाव में कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी। तौर से कांग्रेस या मजबूती के साथ इस बार नगर निगम में अपना झंडा गाड़ेगी, बुलंद करेगी और इस बार हम लोग प्रयागराज में नगर निगम मेयर का चुनाव जीतेंगे। अजय राय के विपक्ष को ऑफर वाले बयान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो सकती हैं। नगर निकाय चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, लिहाजा कुछ पार्टियां एकजुट होती हैं तो चुनावी समीकरणों पर कुछ असर जरूर पड़ सकता है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की राह पर चल निकले हैं और हर मंच से लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए शौकत अली इन दिनों मुरादाबाद में डेरा डाले हुए हैं। मुस्लिम बाहुल इलाके में जनसभाएं कर रहे हैं और ऐसे ही एक सभा के दौरान AIMIM के यूपी चीफ शौकत अली ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा
कि अगर कांवड़ यात्रा निकाली जा सकती है तो सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। शौकत अली ने गैर कानूनी लाउड स्पीकर हटाने के मुद्दे को भी एक तरफा कार्रवाई बताते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर अजान का विरोध करते हैं। इसके बाद ऐसा लगता है कि देश में 2 अलग-अलग कानून हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 10:30 बजे से रात 10:30 बाद नहीं बोल सकते और पूरे देश के लिए ये कानून है। 24 घंटे बसता है, 48 घंटे बसता है, मिली जुली आबादी है, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। AIMIM यूपी में जल्द होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए पार्टी मुस्लिम समुदाय को अपने साथ लाने की कोशिशों में लगी है। इसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली अब भड़काऊ बयान देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी रिजवान सोलंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। अब कानपुर पुलिस जेल में जाकर पूछताछ की तैयारी है। सोलंकी ब्रदर्स भले ही जेल में हैं, लेकिन बाहर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। आगजनी मामले में पुलिस ने 33 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद अब कानपुर पुलिस जेल में पूछताछ करने की तैयारी में है। दरअसल कानपुर के जांचमऊ में आगजनी मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट के साथ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दाखिल किए गए हैं और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई है। अब पुलिस इरफान सोलंकी से पूछताछ की तैयारी में है। फर्जी आधार कार्ड मामले में भी पूछताछ हो सकती है। साथ ही फर्जी आधार पर हवाई यात्रा मामले में भी पूछताछ की तैयारी है। इतना ही नहीं, 2 और मामलों में भी इरफान सोलंकी से पुलिस पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी पर डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नाजिर फातिमा ने मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों भाइयों पर आगजनी और धमकाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद दोनों भाई फरार चल रहे थे। हालांकि कुछ दिन पहले ही दोनों भाइयों ने कानपुर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचकर सरेंडर किया था, जिसके बाद दोनों भाई जेल में बंद हैं। ऐसे में अब इरफान सोलंकी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब से इरफान सोलंकी जेल में हैं, गवाह खुलकर सामने आने लगे हैं। उधर वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शामिल। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यूपी के हेल्थ सेक्टर में बढ़ते कदम की बात की। उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से यूपी हेल्थ सेक्टर में लगातार आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, जब पूरी दुनिया कोरोना काल में जूझ रही थी, तब उत्तर प्रदेश ने मॉडल पेश किया। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा, भारत का जो परिणाम था और दुनिया के किसी भी विकसित देश से कई गुना अच्छा था। इस मौके पर सीएम योगी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। कहा कि आजादी के बाद 2017 तक मात्र 12 मेडिकल कॉलेज ही थे, लेकिन अब प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 36 हो गई है। मात्र 5-5.5 वर्ष के अंदर 33 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से निर्माण में। सीएम योगी ने हेल्थ सेक्टर में भारतीय परंपराओं का भी महत्व समझाया और बताया कि भारत की योग परंपरा को 200 से ज्यादा देश फॉलो कर रहे हैं। और यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। इसी सिलसिले में सीएम योगी पश्चिम के बाद पूर्वांचल की बिसात बिछा रहे। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिव की नगरी काशी के दौरे पर रहे, जहां सबसे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और बाबा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री निकाय की बिसात बिछाते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रबुद्ध जन को संबोधित किया। आज भाइयों बहनों, जिस काशी में पहले वर्ष में 1 करोड़ श्रद्धालु आते थे, अब 1 महीने में ही 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं। दरअसल निकाय चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी का वाराणसी में ये 16वां प्रबुद्ध सम्मेलन था, जहां उन्होंने काशी के विकास का नारा बुलंद किया, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और बुलडोजर के जरिए क्राइम फ्री यूपी का संदेश भी दिया गया। अपराध मुक्ति के संदेश के साथ मुख्यमंत्री आज प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रबुद्ध जनों के बीच में थे। अपने संबोधन में सीएम योगी ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी दी और कहा कि सुरक्षा में सेंधमारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी का ये अंदाज काशी के प्रबुद्ध जनों को काफी पसंद आया और सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए। और कानपुर पुलिस ने 4 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनके तार सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ते दिख रहे हैं। पुलिस गिरफ्त में ये 4 संदिग्ध बांग्लादेश के नागरिक बताए जा रहे हैं, जिनके तार सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के बाद एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम रिजवान है। पूछताछ के बाद पता चला कि युवक बांग्लादेश का रहने वाला है। पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाई।
तो परिवार के 4 लोग भी गिरफ्तार किए गए। ये लोग कानपुर में रहकर कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और मलेशिया शामिल है। पुलिस ने संदिग्ध युवक से कई कागज भी बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि संदिग्ध से सपा विधायक इरफान सोलंकी का जारी किया गया लेटर हेड भी मिला है, जिसमें इसे भारतीय नागरिक बताया गया है। और इतना ही नहीं, अलग अलग नामों से आधार कार्ड भी मिले हैं और अलग अलग नामों से भी 2 पासपोर्ट भी बरामद किए गए हैं। साथ ही कई देशों की करेंसी भी मिली है। ऐसे कागजात मिलना जो कि एक गंभीर परिस्थिति की ओर इशारा करते हैं। इन सभी परिस्थितियों की जांच के लिए, सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस की जांच के लिए हमने मुकदमा दर्ज किया है। कानपुर पुलिस पहले ही फर्जी आधार कार्ड मामले में इरफान सोलंकी के खिलाफ जांच कर रही है। ये मामला भी सपा विधायक की मुश्किलें खासा बढ़ा सकता है। कांग्रेस के सुखबीर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। सुखबीर सिंह सुक्खू प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। सुक्खू के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर शपथ समारोह में शामिल हुए। जो पहली कैबिनेट होगी उसमें हम सब प्रकार के जो गारंटी योजना है, कौन सी गारंटी योजना पहले लागू करनी, दूसरी कब लागू करनी, उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से हम गारंटी योजनाओं को लागू करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, हिमाचल में कांग्रेस सरकार जनता के लिए सभी वादे पूरी करेगी। कर्मचारियों को ओपीएस, 1500 रुपए महिलाओं को, 1 लाख नौकरियां, ये प्रियंका गांधी जी जो घोषणाएं हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को नतीजे आने के बाद 2 दिन तक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चले मंथन के बाद पार्टी आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।